आज के अध्ययन के क्रम में मुगल वंश के अंतर्गत हम लोग औरंगजेब को पढ़ रहे थे। तो ये औरंगजेब टॉपिक के अंतर्गत हम उसके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का समय पीरियड है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो आइए शुरू करते हैं। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दोहद में हुआ था। औरंगजेब किसकी संतान था? औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल और पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब का विवाह दिलराज बानो बेगम रबिया बीबी के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब औरंगजेब का पूरा नाम था। शाहजहां ने बुंदेले को दमन के लिए जो सेनाएं भेजी थी, उनका सर्वोच्च सेना नायक औरंगजेब ही था। प्रथम बार औरंगजेब को किस अवधि तक दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था? प्रथम बार की बात किया है तो पहली बार औरंगजेब को 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? तो 1645 में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार कब प्रदान की गई थी? 1652 में दक्षिणी सूबेदारी औरंगजेब को प्रदान की गई थी। औरंगजेब का प्रथम राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था? तो 21 जुलाई 1658 को आगरा में औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ। जबकि औरंगजेब का वास्तविक राज्याभिषेक यानी दूसरा राज्याभिषेक जो कोई वास्तविक था 5 जून 1659 को दिल्ली में हुआ था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के पश्चात राज्याभिषेक के पश्चात औरंगजेब ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो राज्याभिषेक पश्चात औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये सारी उपाधियां उसने धारण की थी। अगला पॉइंट है, इतिहासकार खाफी खान ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मुक्तब उल लुबाब में किस मुगल बादशाह के विषय में लिखा है कि सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात उसने विभिन्न प्रकार के 80 करों को समाप्त कर दिया था। 80 करों को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है औरंगजेब को। ऐसा किसने कहा है? खाफी खान ने कहा है। किस बुक में? मुक्तबुल लुबाब में कहा है। अगला है, औरंगजेब के फरमान, ये जो राजाज्ञाएं थी उनको देखते हैं। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा अंकित करने की प्रथा को बंद कर दिया। औरंगजेब ने नवरोज का उत्सव मनाना बंद कर दिया। औरंगजेब ने अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए मुहतसिब की नियुक्ति की, दरबार में मुहतसिब की नियुक्ति की, जो कि शिष्टाचार वगैरह देखता था। अगला है, मस्जिदों खानकाहों की मरम्मत व राजकीय वेतन पर इमाम मुअज्जिन व खतीब की नियुक्ति की। किसने? औरंगजेब ने। अगला है, सभी प्रांतों में भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। सन 1669 में ही उसने शाही दरबार में संगीतकों को रखने की प्रथा को समाप्त कर दिया। यानी संगीतक शाही दरबार में नहीं रखे जाएंगे, ऐसा प्रथा चलाई औरंगजेब ने। अगला है, 1669 में उसने तुलादान को प्रथा को बंद कर दिया था। तुलादान प्रथा को बंद किया किसने? औरंगजेब ने। सन 1670 में आदेश दिया कि सभी दरबारी प्रणाम करने के लिए सलाम अलैकुम का प्रयोग करेंगे। प्रणाम की हिंदू प्रणाली बंद कर दी गई। अगला है, 1670 में उसने अपना जन्म दिवस मनाना बंद कर दिया। 1670 में औरंगजेब ने अपना जन्म दिवस मनाना बंद कर दिया। 1677 में राज्याभिषेक के अवसर पर सरदारों से भेंट लेने या वैभव प्रदर्शन को बंद कर दिया औरंगजेब। सन 1679 में हिंदू राजाओं के तिलक करने की प्रथा को औरंगजेब ने बंद कर दिया। 1679 में ही उसने फिर से जजिया लगाया। औरंगजेब ने फिर से जजिया लगाया। कब? 1679। अगला, किस मुगल बादशाह ने राहदारी तथा पानदारी करों को समाप्त कर दिया था? तो राहदारी या पानदारी करों को समाप्त करने का श्रेय है औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, औरंगजेब ने पूर्वी प्रांतों अर्थात असम, कूच बिहार, अराकान आदि के विद्रोही जमींदारों का दमन करने के लिए किसे भेजा था? तो विद्रोही जमींदारों को दमन के लिए पूर्वी प्रांतों के मीर जुमला को भेजा था औरंगजेब ने।
अगला है औरंगजेब ने मीर जुमला को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया था। मीर जुमला की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खां को बनाया। मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने अपना अंगूठा कहाँ खोया था? तो लाल महल पूना में खोया था शिवाजी से संघर्ष के दौरान। अगला है औरंगजेब किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये था औरंगजेब का पुत्र अकबर। औरंगजेब की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का मुगलों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मराठों ने आसानी सफलताएं प्राप्त की। अगला है राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? क्योंकि वह शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था एवं वहीं उसका परिवार व खजाना रखा था। किसका? शिवाजी का। याद रखिए औरंगजेब ने 1660 में शिवाजी को नियंत्रण में करने के लिए किसे दक्कन का सूबेदार बनाया था? तो 1660 में औरंगजेब ने दक्कन का सूबेदार शाइस्ता खां को बनाया। औरंगजेब द्वारा 1660 में किसको शिवाजी को बढ़ती हुई शक्ति की दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये शाइस्ता खां ही थे। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो शिवाजी ने पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए थे मुगल सेनापति जयसिंह के साथ। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया। उसका गंभीर प्रतिरोध किया था औरंगजेब का किसने? मराठों ने। अगला औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को दक्षिण में विजित किया था। अगला पॉइंट है औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 में की। औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब की? तो 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय की। मदन्ना व कन्ना किस राज्य के शक्तिशाली मंत्री थे? तो मदन्ना व कन्ना गोलकुंडा के शक्तिशाली मंत्री थे। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो अंतिम दक्कनी राज था गोलकुंडा, जिसे औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में शामिल किया। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। मनुची कहता है कि जजिया फिर से लादे जाने का सरदारों के एक समूह ने जबरदस्त विरोध किया, जिसका नेतृत्व किया था किसने? राणा राज सिंह ने। औरंगजेब के शासनकाल में मेवाड़ का शासक राज सिंह ही थे। राजपूतों के प्रति औरंगजेब का नीति परिवर्तन का प्रमुख कारण अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी। एक राजपूत राजा ने औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप से भेजी थी। उसका क्या नाम था? तो यह ऐसा किया था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बहादुर राजपूत सरदार जिसने मारवाड़ को औरंगजेब द्वारा कब्जा करने से बचाया, तो राजपूत सरदार थे दुर्गादास। कौन थे? दुर्गादास, जिन्होंने मारवाड़ को औरंगजेब द्वारा कब्जा करने से बचाया था। अगला है जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? जयसिंह को राणा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो ये जयसिंह को प्रदान की गई थी। अगला है छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये औरंगजेब के काल में इन्होंने विद्रोह किया था। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के सेना के अंतर्गत थे। अगला है वह विदेशी यात्री कौन था जो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाने पर दारा सिकोह के सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का प्रत्यक्षदर्शी था? ये बर्नियर था, जिसने देखा था दारा सिकोह को पराजित होने के बाद अपमानित होते हुए। अंग्रेजों ने बंबई की किलेबंदी करने की अनुमति मुगल सम्राट से किस आधार पर मांगी थी? तो उभरती मराठा शक्ति का सामना करने के लिए अंग्रेजों ने अनुमति मांगी थी मुगल सम्राट से। निकोलो मानुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, ये निवासी था वेनिस यानी इटली का। अगला है स्टोरियो डी मोगोर, ये किसकी रचना है? तो ये निकोलो मानुची की ही रचना है। अगला है विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में आया था। औरंगजेब ने जिस अंग्रेजी नौसैनिक बेड़े का पराजित किया था, उसका सेनानायक था सर जॉन चाइल्ड। अब बात करते हैं औरंगजेब के समय हुए विद्रोहों की। विद्रोह का नाम, वर्ष और नेतृत्वकर्ता की।
आइए देखते हैं। पहला विद्रोह आपका दिया हुआ है, जाटों का विद्रोह हुआ है 1669 में। नेतृत्वकर्ता थे गोकुला, राजा राम और चूड़ामन, ये लोग नेतृत्वकर्ता थे। अगला विद्रोह है सतनामियों का विद्रोह हुआ है औरंगजेब के विरुद्ध 1672 में। नारनौल और मेवात के सतनामी साधु, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। सिख विद्रोह हुआ है 1675 में। ये 1675 शुरू हुआ और औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत तक चलता रहा है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह के नेता थे गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने के पश्चात सिख गुरुओं द्वारा सिख विद्रोह किया गया था। राजपूतों का विद्रोह हुआ है 1679 से 1709 तक चलता रहा। कारण क्या था विद्रोह का राजपूतों का? तो धार्मिक कारण थे और राजपूतों द्वारा चलाया गया। बुंदेला विद्रोह 1661 में शुरू हुआ, चंपत राय द्वारा चलाया गया। अफगान विद्रोह 1667 से 72 तक चला। इसके नेता भागू अकमल खां आदि थे। अगला पॉइंट देखते हैं। संत रामदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो संत रामदास जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब समकालीन थे। अगला है, औरंगजेब के शासन काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर पर अधिकार कर लिया, उसके अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे वो? तो वो रविदास के अनुयायी थे। अगला है, सतनामियों ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? सतनामियों ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? तो ऐसा था सतनामी विद्रोह में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? तो सतनामी विद्रोह को हिंदू प्रतिक्रिया के रूप में माना है ये जदुनाथ सरकार ने। किसने? जदुनाथ सरकार ने। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी इनकी अहमदनगर में और 1707 में हुई थी। औरंगजेब ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। किस शासक के समय मुगल प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये औरंगजेब के समय मुगल प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे। इसका कारण था औरंगजेब का सात्विक जीवन। औरंगजेब द्वारा गाजी की उपाधि धारण करना उसकी किस प्रवृत्ति का प्रतीक था? तो असहिष्णु एवं जिहादी का प्रतीक था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? तो ये औरंगजेब समय ही जजिया पुनः लगाया गया था। और ये कब लागू किया गया था? 1679 में लगाया गया था। अगला पॉइंट है, किस मुगल सम्राट ने अपनी वसीयत छोड़ी थी जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य को उसके 3 जीवित पुत्रों के बीच बांटा जाना था? तो ऐसा किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब का राजत्व आदर्श किस पर आधारित था? तो ये आधारित था इस्लामी सिद्धांतों पर। औरंगजेब के शासन का आधार कुरान था। औरंगजेब के राज का आदर्श क्या था? तो औरंगजेब के राज का आदर्श दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना था। कट्टर धार्मिक मुसलमान होते हुए भी एक साथ 5 नमाज कौन मुगल बादशाह अदा करता था? तो ऐसा करता था औरंगजेब। अगला पॉइंट देखते हैं। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। अगला, औरंगजेब के विषय में सत्य कथन है। औरंगजेब ने सिजदा पर प्रतिबंध लगाया। सही है। औरंगजेब के विषय में यह भी सही है कि औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया था। अगला पॉइंट है, इस्लाम के प्रचार के लिए मुगल शासक औरंगजेब ने राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति की। वह अधिकारी था मुहतसिब। अगला, औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये अकबर ने किया था। पूर्ण प्रतिबंध लगाया 1663 में औरंगजेब ने। इससे पहले सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था अकबर ने। अगला है, दारा सिखों को मुल्हिद किसने कहा था? दारा सिखों को मुल्हिद कहा था औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं के धार्मिक मेला पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये 1659 में लगाया था। औरंगजेब की चरित्र की मुख्य कमजोरी थी कि वह अविश्वासी था। औरंगजेब के विषय में सत्य कथन है कि वह कठोरतम मुगल शासक था। सही कथन है ये। अगला पॉइंट देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया?
तो मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया बंगाल किसके नेतृत्व में? ये मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। अगला पॉइंट है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में किसको किसको वजीर गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने अवदस्त किया था? तो ये अवदस्त किया था वजीर ने अहमद शाह को। किसको अवदस्त किया था? अहमद शाह को। अगला है, विविध तथ्य के अंतर्गत देखेंगे, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 के पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री वहां उपस्थित था? तो वहां उपस्थित था मनूची। अगला है, मेहरुन्निसा, जेबुन्निसा, जिन्नतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा जबुतुन्निसा ये सब पुत्रियां थीं किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की? साहिबात उल जमानी की उपाधि औरंगजेब ने जहांआरा को प्रदान की थी। कौन मुगल बादशाह बीड़ा बजाने में निपुण था? तो बीड़ा बजाने में औरंगजेब निपुण था। औरंगजेब के विषय में सही कथन है, उसने सीमावर्ती लड़ाइयाँ लड़ी, उसने सतनामी विद्रोह का दमन किया, समानता उसने राजपूतों पर विश्वास नहीं किया। ये सभी कथन सही है। अगला है, नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को चंदनगर किस सन में दिया था? तो ये दिया था शाइस्ता खान फ्रांसीसियों को 1674 में। अगला, बीरजी वोहरा, मलय चेट्टी और अब्दुल गफूर वोहरा ये सब मुगल काल के सबसे धनी व्यापारी थे। अगला देखते हैं, यह शिकायत की जजिया के तहत लाखों में इकट्ठा की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा शाही खजाने तक नहीं पहुंचता था। औरंगजेब के शासनकाल के किस इतिहास का दौरा ये शिकायत की गई थी? ये खाफी खा दौरा कहा गया था। सन 1666 में औरंगजेब के आदेश पर शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित फतवा या आलमगीरी ये क्या था? तो ये प्रशासनिक नियमों की पुस्तक थी। फतवा या आलमगीरी कब? 1666 में औरंगजेब के आदेश पर लिखा गया था। किसकी अध्यक्षता में लिखा गया था? तो ये शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित किया गया था। अगला है, मिल्कियत किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। यहीं पास हम लोग देख लेते हैं भरतपुर के जाट राज के विषय में, इससे संबंधित प्रश्न तमाम आते हैं। तो भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये चूड़ामन एवं बदन सिंह जाट द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम किस जाट नेता या जमींदार ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया? तो तिलपत के जमींदार गोकुला ने ऐसा किया था। तिलपत के जमींदार गोकुल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो इन्होंने 1669 में किया था। जाट नेता राजा राम एवं रामचेरा ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह 1686 में किया। किस जाट राजा ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को में घुसकर उसके अस्थि पंजर को निकाल कर जला दिया था? तो ये राजा राम ने ऐसा किया था। अगला है, राजा राम के पश्चात जाटों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम के पश्चात जाटों का नेतृत्व किया था चूड़ामन जाट ने। अगला है, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में जाट किन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय थे? तो जाट थे दिल्ली, मथुरा, आगरा और भरतपुर में ज्यादा सक्रिय। सर्वप्रथम जाटों ने किस मुगल शासक की नीतियों को विरोध किया था? तो यह औरंगजेब के विरोध किया था। जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर में किस अवधि तक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया? तो इन्होंने 1695 से 1721 तक स्वतंत्र रूप से शासन किया। जाट नेता चूड़ामन किस दुर्ग का निर्माण कराया था? तो इन्होंने थीम या थून दुर्ग का निर्माण कराया था। किस मुगल सूबेदार ने चूड़ामन को परास्त कर थीम नामक दुर्ग को विजित किया था? तो आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय ने। किस जाट नेता ने आत्महत्या कर ली थी? चूड़ामन जाट ने आत्महत्या कर ली थी। जाट नेता चूड़ामन ने कब आत्महत्या की? तो इन्होंने 1721 में आत्महत्या की थी। चूड़ामन की मृत्यु के पश्चात जाट राज का उत्तराधिकारी चूड़ामन का भतीजा बदन सिंह बनता है। बदन सिंह ने अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने हेतु किन स्थानों पर सिरहुर दुर्ग का निर्माण कराया था? तो बदन सिंह ने दुर्ग बनवाया था दींग, कुंबेर, वेद तथा भरतपुर में। भरतपुर राज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बदन सिंह को ही। बदन सिंह ने किस विदेशी आक्रमण के पश्चात मथुरा पर अधिपति स्थापित कर लिया था? तो ये नादिर शाह के आक्रमण पर बदन सिंह ने मथुरा पर कब्जा किया था। अगला है, किसने बदन सिंह के मथुरा अधिपत्य को स्वीकार किया तथा उसे राजा की उपाधि प्रदान किया था? तो ऐसा किया था अहमद शाह अब्दाली ने। अगला पॉइंट देखते हैं, किस जाट राजा को अहमद शाह अब्दाली ने महेंद्र की उपाधि दी थी? तो अहमद शाह अब्दाली ने महेंद्र की उपाधि बदन सिंह को दी थी। जाट नेता बदन सिंह को, जाट राजा बदन सिंह। अगला है, सवाई राजा जयसिंह ने किस जाट राजा को ब्रजराज की उपाधि दी थी? तो ये जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी।
बदन सिंह की मृत्यु पश्चात जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने किया। सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व 1756 से 1763 तक किया। किस जाट नेता को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो ये सूरजमल को ही कहा जाता है। भरतपुर के लोहगढ़ किले का निर्माण सूरजमल ने ही कराया था। सूरजमल के पश्चात जाटों का नेतृत्व जवाहर सिंह, फिर रतन सिंह, केहर सिंह, फिर नवल सिंह, फिर रणधीर सिंह ने किया। अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह को कहा जाता है। रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता 1805 में समाप्त कर ली थी। ठीक है, अगला।